हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है बेटा। दैट मीन्स सेल की रिप्रेजेंटेशन हमें गिवन हैं ए, बी, सी एंड डी, और इन 4 ऑप्शंस में से हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड को फाइंड करने के लिए करेक्ट होगा। ओके बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। और नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। और नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल टू जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, है ना। जो लॉग क्यू होता है वो क्या होता है? एनोड अपॉन कैथोड होता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करें, लॉग क्यू की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में सभी के लिए हम फाइंड कर लें, और जिसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कंसंट्रेशन जो होती है सेल की वो कितनी होती है? 1 मोलर होती है। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि Q इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? एनोड अपॉन कैथोड होता है। क्या होता है? एनोड अपॉन कैथोड होता है। अब यहाँ देखो, गिवन रिप्रेजेंटेशन में H2 जो है वो 0.1 बार है फर्स्ट वाले में, और H आयन जो है वो 1 मोलर है, और कॉपर आयन जो है वो 1 मोलर है। तो सबसे पहले क्या करें, हम कैथोड और एनोड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो एनोड वो होता है बेटा जहाँ पर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो H2 जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, H2 क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो हमें H आयन देगा और साथ में क्या देगा? हमें इलेक्ट्रॉन देगा। कॉपर जो होगा वो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्योर कॉपर मिलेगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी किसकी हुई? एनोड की हुई। और ये रिएक्शन जो हो गई हमारी कैथोड की हुई। अब इस एनोड अपॉन कैथोड के फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को रख लें और आंसर फाइंड कर लें। तो फर्स्ट वाले के लिए एनोड की वैल्यू जो है वो कितनी है? एनोड हमारा कौन सा है ना, ये हमें पता करना है। तो एनोड हमारा होता है जब हमें आयन फॉर्म में मिलता है, यानी कि H2 से जो H आयन बन रहा है क्या है? एनोड है, और कॉपर हमारा क्या है? कैथोड है। तो ये फर्स्ट के लिए कितना बनेगा हमारा? 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.1। क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा भी करेक्ट नहीं होगा। सेकंड वाले में क्या है कि H आयन की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन प्रेशर हमारा 1 है और कॉपर की वैल्यू 1 है, तो ये 1 इंटू 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये हमारा सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले में प्रेशर हमारा कितना है? 1 बार है। H आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और कॉपर की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो 1 आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। और यहाँ पर जो बेटा H आयन की वैल्यू 1 स्क्वायर कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि यहाँ पर N की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई है? 2 आई है। यानी कि इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। सो बेटा यहाँ पर क्या है कि H2 से जब H आयन बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और कॉपर आयन से जब कॉपर बन रहा है तो क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। इसलिए N की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है। और जब हम Q इक्वल टू एनोड अपॉन कैथोड करेंगे तो जो H होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H पे +1 का चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो H कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो ये होगा ये क्या बनेगा? H आयन का स्क्वायर होगा अपॉन क्या होगा? Cu++ होगा Q इक्वल टू, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले में हमने सभी की मोलर कंसेंट्रेशन को रख करके Q की वैल्यू फाइंड की है। तो क्वेश्चन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना। और इक्वेशन हमें गिवन है E मैग्नीशियम आयन ऑब्लिक मैग्नीशियम इक्वल टू E नॉट मैग्नीशियम आयन ऑब्लिक मैग्नीशियम माइनस 0.059/2 log 1 अपॉन mg आयन, और हमें ग्राफ जो है दिया है E mg आयन ऑब्लिक mg वर्सेस log mg आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है।
तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है कौन सी, ई एम जी आयन अपॉन एम जी इक्वल टू क्या है, ई नॉट एम जी आयन अपॉन एम जी, और इस वैल्यू को हम क्या कर लें, प्लस कर लें 0.059 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा लॉग एम जी आयन, यानी एम जी को हमने क्या किया, ऊपर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ग्राफ हमारा जो है वो ई एम जी आयन ऑब्लिक एम जी वर्सेस लॉग एम जी आयन है। क्लियर हो गया। अब क्या करो कि इस इक्वेशन का कंपेरिजन कर लो, इसको कर लो y, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, c हो गया, और प्लस ये क्या हो गया हमारा m हो गया, और ये क्या हो गया, x हो गया। क्लियर हो गया। तो जब ये कंडीशन हो गई तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हमें ग्राफ दिया है, और उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ है बेटा वो 3 ग्राफ और है ना, उन 3 ग्राफ में भी हमें ये चेक करना है कि कौन सा ग्राफ हमारा यहाँ पर होगा। तो बेटा जब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या किया, कंपेयर किया, तो जो स्लोप यहाँ पे आया, वो स्लोप हमारा क्या हो गया 0.059 अपॉन 2, यानी पॉजिटिव का, है ना। तो स्लोप जब पॉजिटिव को हुआ तो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से तो नहीं बनेगा, है ना, और इसका जो इंटरसेप्ट हुआ हमारा, क्या हुआ इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा ई नॉट, ठीक है ना, और इसका ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। कैसा होगा, लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ यहाँ पर कितने हैं हमारे, एक ये लीनियर ग्राफ था ए वाला, और एक लीनियर ग्राफ हमारा बी वाला है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि ये ई नॉट है यहाँ का पोर्शन, है ना, और ये हमारा ई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट है ई नॉट सेल एंड डेल्टा आर जी ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो बेटा ई नॉट सेल जो होता है वो हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है उसमें है ई सेल एंड डेल्टा आर जी ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो दोनों इंटेंसिव नहीं होती, क्योंकि ई सेल जो होती है वो इंटेंसिव होती है, और डेल्टा आर जी जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है। तो बी ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन है, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हाइल डेल्टा आर जी ऑफ सेल रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ई नॉट सेल जो है वो हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा आर जी जो है हमारी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बेटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। तो बेटा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स जो होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, और उस कंडीशन में सेल में करंट जो होता है वो पास नहीं हो रहा होता है। इसलिए फोर्थ का जो बेटा ऑप्शन होगा वो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड सेल ईएमएफ। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। और इसमें हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। तो बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्रोवाइड कराता है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है, बट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो इन ऑप्शन में क्या है कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ठीक है ना, ये करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्रोवाइड कराता है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस, बट नॉट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ दिया है प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, है ना। यहाँ पे क्या है, कंडीशंस गिवन है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो बिहेव करेगा कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे, वो भी किस कंडीशन में, जब ई सेल इक्वल होगा 0 के। तो बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है
उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा गिवन है कि ई सेल इक्वल टू 0। तो बेटा ई सेल इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे बिहेव नहीं करेगा। सेकंड है ई सेल इज ग्रेटर ई एक्सटर्नल। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ई सेल जो है ग्रेटर है ई एक्सटर्नल से, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर ई सेल। तो बेटा सी ऑप्शन में हमारी ई एक्सटर्नल की वैल्यू ई सेल से ज्यादा है, यानी कि रिएक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है। इसका मीन ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होने लगती है। सो ये सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा वो बिहेव करेगा लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, ई सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट है ना। तो बेटा देखो फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन। तो ये स्टेटमेंट जो ए वाला है वो इस गिवन स्टेटमेंट के लिए क्या है, करेक्ट है। सेकंड जो है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड हमारा है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये सी वाला स्टेटमेंट जो है वो इस गिवन स्टेटमेंट के लिए क्या है, नॉट करेक्ट है, क्योंकि बेटा आयंस जो होते हैं वो सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब आयन का सॉल्वेशन सोल्यूशन में ज्यादा होता है तो वहां पर जो कंडक्टिविटी होती है सोल्यूशन की सॉल्वेशन ऑफ आयन पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो होगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हमें डाटा गिवन है और इस गिवन डाटा के बेस पे हमें गिवन 4 ऑप्शन में क्या फाइंड करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको ये दिखाता हूं कि इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा जो डाटा गिवन है वो है E0CR2O7 माइनस माइनस ऑब्लिक CR3 प्लस, जिसकी वैल्यू है 1.33 वोल्ट। उस डाटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक डाटा हमारा गिवन है E0CR2O7 माइनस माइनस ऑब्लिक CR3 प्लस, ये है हमारा कितना 1.33 वोल्ट है। और सेकंड डाटा जो है वो है हमारा E0CL2 ऑब्लिक CL माइनस इक्वल टू क्या है 1.36 वोल्ट है। और थर्ड डाटा जो है हमारा वो है E0MnO4 माइनस ऑब्लिक MnIn जो कि है 1.51 वोल्ट। और फोर्थ है E0CR3 प्लस ऑब्लिक CR इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट। अब इन गिवन डाटा के बेस पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन सा है। तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी SRP क्या होती है, लो होती है ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्या है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी SRP जो होती है वो लो होती है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी SRP हाई होती है। अब यहाँ हमें गिवन डाटा में ये चेक करना है कि जो गिवन डाटा है वो SRP में है या SOP में है। तो यहाँ पर देखो कि MnO4 माइनस से हमें क्या मिल रहा है, Mn मिल रहा है, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की किस में है, MnO4 माइनस में, जो कि कन्वर्ट हो रही है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है, SRP में डाटा गिवन है। ऐसे ही CR3 में 3 से क्या हो रही है, 0 हो रही है। CR2O7 में +6 से +3 हो रही है। Cl2 में क्या है, 0 से -1 हो रही है। मीन्स ये डाटा जो हमें गिवन है वो SRP में गिवन है। तो ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। इसने हमसे ये पूछा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि सर अगर यही गिवन डाटा SOP में होता तो क्या करते। तो बेटा जब SOP में होता तो गिवन वैल्यू का हम क्या करते, साइन चेंज कर लेते और ये SRP में
कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ट्रिक आपको यही अप्लाई करनी है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी एसआरपी लो होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनकी एसआरपी हाई होती है। तो अब यहाँ पर देखो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी एसआरपी लो होगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले की जो एसआरपी वैल्यू है 1.51 है, सेकंड वाले की 1.33 है, थर्ड वाले की -0.74 वोल्ट है और फोर्थ वाले की 1.36 वोल्ट है। तो इन 4 में से सबसे लो एसआरपी किसकी है? सबसे लो एसआरपी है किसकी? थर्ड वाले की, यानी कि E0 CR3 प्लस ऑब्लिक CR की जो एसआरपी वैल्यू है सबसे लो है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा हमारा कौन सा होगा? CR होगा, है ना। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, है ना, जो ऑब्लिक के बाद गिवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द डाटा गिवन इन क्वेश्चन 8, यानी कि क्वेश्चन 8 में जो 4 डाटा गिवन है उसी को यूज करना है। एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनकी एसआरपी जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है ना। तो हाई एसआरपी कैसे पता करेंगे? जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो इन 4 ऑप्शन में देखो MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn आयन की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि Cr2O7 माइनस माइनस की 1.33 है, Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr की -0.74 है और Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस की वैल्यू जो है 1.36 वोल्ट है। तो MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn प्लस प्लस की वैल्यू जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी कि इसी की एसआरपी सबसे ज्यादा होगी। तो जब हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना होता है तो हम इस लेफ्ट वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमें मिल जाता है कि MnO4 माइनस जो है वही जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। तो बेटा अगर हमें इसी डाटा के बेस पे रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर लगाना है तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे। और किस तरह से लगाएंगे? मैंने अभी बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि सबसे लो वैल्यू हमारी कौन सी है? -0.74 है, ये हमारी क्या है? सबसे लो वैल्यू है। इससे ज्यादा वैल्यू हमारी किसकी है? 1.33 है। उससे ज्यादा किसकी है? 1.36 है। उससे ज्यादा किसकी है? 1.51 है। यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है ना उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, यानी कि CR की सबसे ज्यादा होगी, है ना। CR की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद Cr3 प्लस की होगी, उसके बाद Cl माइनस की होगी और उसके बाद Mn प्लस प्लस की होगी। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है? Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr की वैल्यू क्या है? सबसे लो है, और जिसकी लो एसआरपी होती है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। इससे ज्यादा किसकी होगी? फिर -0.74 के बाद क्या है? 1.33, तो Cr3 प्लस हो गया। उसके बाद 1.36 वोल्ट तो Cl माइनस, उसके बाद 1.51 वोल्ट तो Mn प्लस प्लस। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यूज द डाटा गिवन इन क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को भी हमें इसी डाटा के बेस पे करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे हाई होगी वो मोस्ट स्टेबल आयन होगा इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसकी थी? MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn प्लस प्लस की थी। सो बेटा यहाँ पर हमारा जो Mn प्लस प्लस है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यानी एक ही डाटा पे ये सभी क्वेश्चन बेस्ड हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से पहले उस लेक्चर को अच्छे से देखें, उसके बाद यहाँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके और इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज द डाटा ऑफ क्वेश्चन 8 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। अब क्या है, अभी तक वहां पे हमसे क्या पूछा था कि स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, तो जिसकी एसआरपी हाई थी, है ना, वो स्टेबल आयन था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज पूछ रहा है। तो बेटा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे लो होगी, है ना, क्या होगी? जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे लो होगी, और सबसे लो एसआरपी वैल्यू किसकी थी? Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr की -0.74। तो वो हमारा क्या होगा? स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज होगा। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं कि स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज क्या होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो Cr2O7 माइनस माइनस है इसकी वैल्यू कितनी है? 1.33 है ना, और MnO4 माइनस की कितनी है? 1.51 है, ठीक है ना, और Cr3 प्लस की वैल्यू कितनी है? -0.74 है।
ये हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज हैं। अब देखो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसकी है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो गया, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब सबसे कम टेंडेंसी होती है ना, किसी भी आयन की प्योर मेटल में चेंज होने की, तो वो मोस्ट स्टेबल क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज होता है। तो यहां पर क्या है कि Cr3+ जो है इसी की वैल्यू सबसे कम है, तो इसकी जो टेंडेंसी है वो सबसे कम है क्रोमियम में चेंज होने की, इसलिए ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज, है ना। यहाँ कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पर एक पहले आयनिक इक्वेशन लिखते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होते हैं, इसको रिक्वायर होंगे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा कि एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, ये 1 मोल है हमारा, कितना है 1 मोल, और 3 इलेक्ट्रॉन्स का मीन है 3 फैराडे, ठीक है ना। और ये भी कितना है 1 मोल है, क्लियर हो गया। तो इसने यही तो पूछा है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो बेटा जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3 फैराडे हमारा चार्ज यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, और ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। तो बेटा सेल कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, सेल कांस्टेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनकरेक्ट ऑप्शन। चेंजेस विद चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनकरेक्ट ऑप्शन। चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। तो सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, किसके लिए, सेल के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बेटा 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ NCERT एग्जाम्पलर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना